वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट 16 अगस्त है। कल हमारा स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे थे। मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन पूछा था। जैसे मैंने आपको बताया था सिलोन श्रीलंका का पुराना नाम है, उसी तरीके से मैंने आपसे पूछा था कि सियाम कौन सी कंट्री का पुराना नाम है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने उस पर आंसर दिया है और सियाम जो है मैं बता देती हूँ, थाईलैंड का पुराना नाम। मैंने आपको हिंट भी दिया था कि ये इंडिया के पास की ही कंट्री है। तो सियाम जो है वो थाईलैंड का पुराना नाम, याद रखिएगा, ठीक है भाई। तो आज के आर्टिकल्स को बढ़ने से पहले पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप में से किसी को भी इसकी पीडीएफ चाहिए तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। बाकी आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स में सबसे पहला आर्टिकल कहलाता है कि जो हमारे भारत में प्रारंभिक शिक्षा होती है उसकी रिपोर्ट, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना, फेडरल फंड हाई, कॉट एली। इस पे याद है आप लोगों को, जो मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं उनको याद होगा कि इस पे मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन पुट अप किया हुआ है, तो उनको ये टॉपिक आता होगा, बताया हुआ है, प्रीलिम्स के लिए ज्यादा जरूरी। हवाना सिंड्रोम और आसम राइफल्स जो कि सबसे पुरानी है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली रिपोर्ट से शुरू करते हैं। जो रिपोर्ट ये कह रही है, अभी हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने दिल्ली में एक रिपोर्ट लॉन्च की है जो ये बताती है कि जो हमारा गांव के इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर जो बिल्कुल प्रारंभिक शिक्षा होती है, आप मान के चलिए 8th क्लास तक की एजुकेशन का अभी स्टेटस क्या है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट, पहली बात तो ये क्वेश्चन बनता है कि रिपोर्ट प्रिपेयर किसने करी। तो ये रिपोर्ट प्रिपेयर करी है डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट, इन्होंने प्रिपेयर करी है। और इन्होंने इस रिपोर्ट में ये सब बातें बताई हैं जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इन्होंने ये बोला भाई कि जितने भी बच्चे रूरल इंडिया में रहते हैं 8th क्लास तक के, उसमें से सिर्फ 3% ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स है, जिनके पास गैजेट्स का एक्सेस है। ठीक है, हालांकि जिन माता पिता के पास गैजेट्स की उपलब्धता है उनमें से 76.7% बच्चों ने ऐसा बोला है कि भाई वो अपने फोन को, जो स्मार्टफोन्स होते हैं, वो वीडियो गेम खेलने के लिए सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी जिन छात्रों के पास गैजेट की उपलब्धता है उनमें से 6% ने उपकरणों का प्रयोग फिल्म डाउनलोड करना, उनको देखना, इन सब के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी कुछ जो है म्यूजिक वगैरह भी देखते हैं। 34% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि उसका इस्तेमाल करते हैं पढ़ाई करने के लिए, और 18% जो यहाँ पर यूट्यूब पे लेक्चर्स देखना या ऐप के थ्रू लेक्चर्स देखना उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो टोटल करीब 6,500 के करीब करीब यहाँ पर पेरेंट्स का जो सर्वे किया गया, उसमें से काफी हद तक बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं 56 जो कि ड्रॉप आउट हैं, ड्रॉप आउट समझते हैं जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया बीच में ही। और 38 ऐसे हैं जो कभी स्कूल में गए ही नहीं है। और 78% जो है वो गर्ल्स हैं, 82% बॉयज की यहाँ पर पूरा चेक किया गया कि भाई उनका लेवल जो है बच्चों का, वो क्या बच्चों को अपने ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ाना चाहती हैं। 8th क्लास के जो बच्चे हैं, काफी सारे बच्चों को स्मार्टफोन का एक्सेस है, जबकि 1 to 3 क्लास के जो बच्चे हैं उनमें भी काफी बच्चों को एक्सेस मिला ही हुआ है स्मार्टफोन का। ठीक है भाई, तो पेरेंट की पार्टिसिपेशन भी अगर हम देखें तो उन्होंने ये बताया है कि सिर्फ और सिर्फ 40% ही ऐसे माता पिता हैं जो बच्चों के साथ डेली अपनी स्कूल में क्या बात हुई, स्कूल में क्या चल रहा है, उन सब पे जिक्र करते हैं। ठीक है, कुछ ने ऐसा बताया 32 ने कि वो अपने कुछ कुछ हफ्तों के बीच में अपने बच्चों से बातचीत करते हैं और आगे का प्रोग्रेस पूछते हैं। और इस सर्वे ने ये भी बताया है कि 56 रिस्पोंडेंट्स यहाँ पर मिले हैं, 36.8% बच्चे जो हैं वो अपना, गर्ल्स के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने परिवार के जीविका रोपण में सहायता करने की विवशता के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी।
ठीक है। कुछ बच्चों का ऐसा कहना है कि उनके बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, जबकि 21.1% लोगों का ऐसा मानना है कि बेटियों को घर के काम और भाई बहनों की देखभाल करने के लिए उनको मजबूर है, उनको करना ही पड़ता है, जो कि हालांकि गलत बात है, बट ऐसा एक रिपोर्ट आई है तो हमको पढ़ना है। लड़कों के लिए स्कूल छोड़ने का मुख्य कारण पढ़ाई में रुचि की कमी थी। ऐसा नहीं कि माँ बाप पढ़ाना नहीं चाहते, उनको घर का काम करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो जो ऐसा देखा गया कि पढ़ाई में बच्चों की, जो लड़कों की रुचि है वो कम थी, इसलिए छोड़ा गया। लगभग 71.8% उत्तरदाता ने इसके कारण का हवाला दिया, जबकि बाकियों ने कहा कि उनके बेटों के सामने परिवार के जीविकारोपण में सहायता करने की विवशता उनके सामने आ गई। ठीक है भाई। माँ बाप की भागीदारी की अगर हम बात करें तो 84% माता पिता का ऐसा कहना है कि वो नियमित रूप से स्कूल में जो है पीटीएम होती है ना, पेरेंट टीचर मीटिंग, उसमें जाते हैं। और उन्होंने बताया कि भाई अगर भाग नहीं लेते हैं तो क्या होता है कि भाई तो बहुत कम टाइम पे बताते हैं कि आना है, हमारे पास फ्री टाइम नहीं, और कुछों की यहाँ पर इच्छा भी नहीं होती कि बच्चों के स्कूल जा करके बातचीत के लिए पता करें। तो बेसिक ये स्टेटस है, आप इस वाली पिक्चर को भी देख सकते हो। ये सिचुएशन है आज के समय में। तो सिचुएशन तो कुछ खास मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छी है, पर हाँ पहले से स्थिति बेहतर हो रही है, आगे आने वाले समय में और बेहतर होगी, इसकी हम अपेक्षा रखते हैं। हम चाहेंगे बिल्कुल इस प्रकार से कि बेटर हो सिचुएशंस, बट होंगी या नहीं होंगी उसको आगे के लिए ही हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए ये पूरी एक रिपोर्ट थी जिसको आपको दिमाग में रखना है। 5-6 मिनट आपको लगाने हैं इस रिपोर्ट को लिखने के लिए, इसकी बातों को पढ़ने के लिए। 5 से 6 मिनट आपको इसके लिए अलग से देने पड़ेंगे। लिख लेना ज्यादा बेटर रहेगा, लंबे समय के लिए आपको याद रहेगा। ठीक है। तो इस पूरे को आप लिख करके कंप्लीट कर लो, क्योंकि इससे भी सवाल आते हैं भाई, पूछा जाता है सीधा सीधा कि क्या है, किस प्रकार से है, तो आपको एक छोटा सा आइडिया होना चाहिए। अगला हमारा भाई आर्टिकल है एम्प्लॉयमेंट स्टॉक ऑप्शन प्लान, कर्मचारी का स्टॉक विकल्प योजना। असल में एक पार्लियामेंट का एक पैनल बैठा है और उन्होंने ये बोला है कि जो एम्प्लॉयज का स्टॉक ऑप्शन प्लान होता है वो केवल शेयरों की बिक्री के समय ही लगाया जाए, ना कि जब भी उनके ऊपर लाभ हो तब लगाया जाए। तो इससे क्या होगा कि स्टार्टअप को कम लागत पर काम करने वाले जो कर्मचारी है वो मिल सकेंगे। असल में ये है क्या, ये एक जो योजना है उसमें कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित मूल्य पर कंपनी के शेयर खरीदने का अधिकार होता है। ठीक है। ये कंपनियों के लिए कर्मचारियों को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, अपने यहाँ बनाए रखना, थोड़ा इंसेंटिव दे दो, अवार्ड दे दो, सक्सेस के बारे में बता दो, तो ये एक तरीके का एक ये योजना के रूप में होता है। ठीक है। कंपनी के शेयर को आप खरीद सकते हो। जो भी इसको खरीदने के लिए एलिजिबल है एम्प्लॉयज, वो अपने एक निश्चित मूल्य पर कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और उसे कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस या फिर स्टॉक प्राइस। यह कीमत अक्सर शेयरों की मौजूदा बाजार मूल्य से छूट पर निर्धारित हो जाती है और इसके लिए पूरा एक जो है मापदंड तैयार होते हैं, रेगुलेशंस तैयार हैं। और जो एम्प्लॉय के स्टॉक ऑप्शन प्लान्स होते हैं उनको एक स्पेशल रेगुलेशंस के साथ चलना होता है। उनको अगर कोई कंपनी ऐसी है जो कि लिस्टेड है सेबी के साथ, कंपनी रूल्स के साथ लिस्टेड है, तो उनको पूरा अपना तरीके से काम करना होता है। मतलब इनके अकॉर्डिंग ही वो पूरा अपना प्लान जो है वो लेके आ सकते हैं। और ये जो पूरा प्लान है ये उस कंपनी में काम करने वाले सारे कर्मचारियों के लिए होता है, चाहे वो परमानेंट हो, चाहे वो इंडिया में रह रहे हैं, आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं, वहाँ के डायरेक्टर्स हैं, किसी भी तरीके से वो उस कंपनी के जो है वो ले सकते हैं। ठीक है। हाँ उनके लिए नहीं है ये एक योजना, जो कि उस कंपनी के प्रमोटर है, मतलब स्पॉन्सर्ड वाले हैं ना। और ऐसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इक्विटी शेयर रखने वाले 10% से ज्यादा निर्देशक जो है वो भी इसके लिए अयोग्य शामिल किए गए हैं। और स्टार्टअप्स को इनसे यहाँ पे दूर रखा गया है। ठीक है। स्टार्टिंग के 10 सालों के, जब तक उनकी जिस डेट से रजिस्टर हुआ है उससे 10 सालों तक को उनको अलग रख दिया गया है इसके अंदर। तो इसे हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इसको भी छोटा सा प्रोग्राम है, इसको दिमाग में रखिएगा। ये बेसिक बेसिक था, इससे सवाल तो उतने डिटेल में नहीं आएंगे, बट छोटा सा आइडिया जरूर होना चाहिए इसके बारे में आपको। ठीक है। थर्ड आर्टिकल है हमारा फेडरल फंड का हाइक। अगर कभी भी फेडरल फंड में हाइक होता है तो उससे डेवलपिंग कंट्री पे क्या फर्क पड़ता है। देखिए,
पहले तो ये मैं समझा दूं फेडरल फंड होता क्या है। फेडरल फंड का जो एक रेट है ना, वो रेट होता है जिस पर बैंक जो है कभी भी रातों रात किसी भी बाजार से जो है इंटरेस्ट ऋण जो है या फिर आप लोन कह लो वो उठा सकते हैं। फेडरल फंड उसे कहते हैं। ठीक है। एक्सेस रिजर्व जितने भी पड़े हुए होते हैं, अतिरिक्त पैसा उसको ले सकते हैं। तो जो वहां की फेडरल है यूएसए की, उन्होंने यहाँ पर फेडरल फंड्स के रेट को जो है वो इतना तक पहुंचा दिया। ठीक है। अब इसके रेट में अगर हाइक आया है तो इससे इन्फ्लेशन जो है वो कुछ कम होने के आसार है। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है इसके बारे में। तो फेडरल फंड ये वही रेट होता है जो कि पूरी मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करता है। और इकोनॉमी में, पूरे इंडिया की इकोनॉमी में या फिर पूरे वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो बस वही है कि अब आपको पता है कि जब से कोविड आया, उसके बाद रशिया यूक्रेन का वॉर आया, उसके बाद से सब कुछ बहुत ही डिसबैलेंस में चल रहा है। डिसबैलेंस का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा आगे पीछे की तरफ चल रहा है। तो यहाँ पर वही चीज है कि ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स को यहाँ पर अनइवन है, उसको ठीक करने की कोशिश है। मौद्रिक प्रोत्साहन भी देने की कोशिश चल रही है। ब्याज की दरें जो है उसको कंट्रोल किया जाएगा, जीरो इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड कर दे या बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करे, और उससे जो है काफी आगे चल के बेटर रिटर्न्स मिले, उसके लिए यहाँ पर प्रेरित करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। और इससे ये होगा कि भाई बाहर से ऋण लेने में वृद्धि जो है वो बढ़ती जा रही है। डॉलर डोमिनेशन डेट बढ़ता जाएगा क्योंकि डॉलर का जो ऋण है वो यहाँ पर बढ़ता जाएगा। ठीक है भाई। तो ये सब चीजें जो है वो देखने को मिली हैं डेवलपिंग नेशंस में। बाकी ये भी आप रीड कर सकते हो। एक्सचेंज रेट्स जो है उसमें प्रॉब्लम आएगी, करेंसी रिस्क, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में दिक्कत आएगी, क्योंकि जिन कंट्रीज में डॉलर का डोमिनेशन चलता है उनको एक बाकी और के साथ एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम आने वाली है। तो लोकल करेंसी पे जो है उनकी वहां की, उस पे जो एक भार है वो बढ़ता जाएगा। तो ये आप पढ़ सकते हो। अगला है भाई कॉट एली मोबाइल ऐप। मैंने बताया था कॉट का मतलब है यहाँ पर कॉटन। कॉटन से जुड़ी हुई एक मोबाइल ऐप यहाँ पे बनाई गई है जो सिर्फ ये बताएगी कि भाई कॉटन पर अभी सरकार का एमएसपी क्या चल रहा है, आसपास के कौन सी जगह से कॉटन को प्रोक्योर किया जा सकता है, उपलब्ध ली जा सकती है, सारी जानकारी कॉटन से जुड़ी हुई है कॉट एली ऐप जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। इसे कहते हैं हम कॉट एली ऐप। ठीक है भाई। तो ये भी एक याद रखिएगा, जिससे फार्मर्स जो है अपनी सारी की सारी डिटेल्स को जान सकते हैं, उससे जुड़ी हुई सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन, और सॉइल को टेस्ट करना, सीड का क्या कंडीशन है, जो बीज है उसकी क्या कंडीशन है, सब चीजें यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है। क्रॉप की डिटेल्स वहां पे लेके आ सकते हैं, कोई उनको पेमेंट देनी है तो भी हो जाएगा। तो कॉटन के लिए है यहाँ पर। हाल फिलहाल में सरकार ने कॉटन बोर्ड भी बनाया हुआ है ताकि कॉटन से जुड़ी हुई सारी बातों को वहां पे सॉल्व कर दिया जाए। सरकार ने एक कॉटन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी स्टार्ट करा है जहां पे सबसे ज्यादा कॉटन उगती है। जैसे कि मैं सबसे ज्यादा कॉटन की बात करूं तो महाराष्ट्र में उगती है, और कॉटन जो बोर्ड है उसके हेडक्वार्टर्स भी महाराष्ट्र की सिटी मुंबई में ही। कॉटन के लिए सरकार ने यहाँ पर 1.5 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला भी डिक्लेयर किया हुआ है। ये भी बताया हुआ है कि भाई फेयर एवरेज क्वालिटी की जो कॉटन होगी उसका किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके लिए कपास के लिए जो है अलग से सरकार ने एमएसपी संचालन करने के उद्देश्य से भारतीय कपास निगम को केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में भी बनाया हुआ है। अलग से भारत में एक अलग से इंडिया की कॉटन का एक नाम भी रखा था, जो कि उस समय की टेक्सटाइल मिनिस्टर थी स्मृति ईरानी, उन्होंने रखा था कस्तूरी कॉटन, हमारा ब्रांड का नाम रखा था। ठीक है। तो ये सब जो है कॉटन के लिए काफी सारी चीजें की गई हैं। अलग से 41.87 करोड़ निकाले गए हैं कॉटन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इसी का मार्गदर्शन करते हैं, पीपीपी के थ्रू, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने भी यहाँ पर हाल फिलहाल में इसके लिए लॉन्च किया है। अभी कॉट एली मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी गई है ताकि आपको आसपास के क्षेत्रों के बारे में कि आप कॉटन को कहाँ पे सेल कर सकते हैं, सेंटर कौन कौन से हैं, पेमेंट किस प्रकार से की जा सकती है, एमएसपी का क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्या है, सारी चीजों के बारे में जान सकते हैं। तो कॉट एली ऐप आपके प्रीलिम्स के लिए
बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, अगला आता है हवाना सिंड्रोम। भारत में हवाना सिंड्रोम, कर्नाटका हाई कोर्ट ने सेंटर को ये बोला है कि भाई आप हवाना सिंड्रोम की जांच करनी शुरू कर दो, क्योंकि हवाना सिंड्रोम यूएसए में देखा गया है। यूएसए में मेंटल हेल्थ के सिंड्रोम्स होते हैं, जिसमें क्या होता है कि बिना किसी बाहर शोर की कुछ आवाजें सुनना, मितली हो जाना, चक्कर आ जाना, सिर दर्द, याद रखने में दिक्कत हो जाना, बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम होना, तो ये सब प्रॉब्लम हो रही, जिसे हवाना सिंड्रोम नाम दिया गया है, जो कि यूएसए में काफी प्रचलित हुआ है। ये एक बीमारी टाइप की वहां पे देखने को मिली है। उसी के लिए सरकार का यहाँ पे, या फिर कर्नाटका हाई कोर्ट का कहना है, बेंगलोर में है जो, कि भाई आप जो है इस पे मैंडेमस की क्रिट लगाई है, और इसमें बोला है कि भाई इसको चेक करो, ये देखो कि भाई इसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। असल में 2016 में क्यूबा कहाँ पे आता है, सेंट्रल अमेरिका, मध्य अमेरिका में आता है। वहां पर जो है हवाना सिटी में इसको ओपन अप किया था, तो वहां से ये चीज निकल के आने लग गई थी। ठीक है, तो वहां से जो है यूएस के जो ऑफिसर्स थे वो वहां पे गए, तो उनको ये सब प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती गई। तो उसके बाद से, इस इंसिडेंट के बाद से, जब से वो वहां से आए वापस, ये अमेरिकन इंटेलिजेंस ने इसके ऊपर जो है काम करना शुरू किया, और बीच में बहुत सारे इसके केसेस आने शुरू हो गए। इंडिया में भी इसका केस आया था, जब एक यूएस का इंटेलिजेंस ऑफिसर भारत आया था दिल्ली में, और वहां से वो सीआईए के डायरेक्टर से मिले थे, तब भी इंडिया में इसका केस देखने को मिला था। अब इसके क्या रीजंस होते हैं वो नहीं पता चला है, पर ये पता चला है कि बहुत सालों से यूएसए में एक सिंड्रोम जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये देखा गया, इससे एक सोनिक सा अटैक आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है एक माइक्रोवेव्स जो होती है उसके संपर्क में आते हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे हमारी सोचने की, समझने की सारी शक्ति जो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, अभी इसके ऊपर भी जांच करने की बात कर रहे हैं। इंडिया में भी ये बोला है कि भाई पहले तो हमको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, भारतीय सुरक्षा का ये दावा है कि उन्हें ऐसी क्षमता वाले किसी भी हथियार के भारतीय एजेंसी के कब्जे में होने की जानकारी नहीं थी। इंडियन ऑफिशियल्स ने यह भी बोला है कि भारत द्वारा जो हवाना सिंड्रोम है, उसको अमेरिका के विरुद्ध हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का कोई कारण ऐसा नहीं है। तो बस वही है कि माइक्रोवेव जो है भाई, बहुत ज्यादा आप माइक्रोवेव के संपर्क में रहते हो, तो उससे आपका ब्रेन डैमेज होने के भी पूरे पूरे, क्योंकि उससे नर्व सिस्टम डैमेज हो जाता है। नर्व डैमेज हो जाएंगे तो आपका काम करना पूरा शरीर बंद कर देगा। ठीक है, तो ऐसा बोला गया है कि माइक्रोवेव के वेपन के रूप में यहाँ पे भेजा गया था। ये भी संदेह हुआ था कि जो उच्च शक्ति वाला ये जो माइक्रोवेव है, ये यहाँ पे भेजा गया है एक विशेष गैजेट के माध्यम से, ताकि हर एक कोई समस्या झेलने को मिले, जिसने जिसने जो है यहाँ पर हमारे सोचने समझने की शक्ति को यहाँ पे खत्म किया है। और ये माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करना, ये बहुत पुराने चल रहे हैं, कोल्ड वॉर से चल रहा है, यूएसए और रशिया ने दोनों को यहाँ पर इस्तेमाल किया है। बाकी इंडिया में ये कैसे काम करता है, इसका कोई अभी तक हमको ऐसा अंदाजा नहीं है। ठीक है, कई लोगों ने इसको बिल्कुल मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक आपकी खुद की होने वाली एक बीमारी है। लेकिन कईयों का कहना है कि माइक्रोवेव जबरदस्ती यहाँ पर किसी इंटेलिजेंस ऑफिसर के थ्रू भेजी जाती है, जिससे ये सब चीजें फैलनी शुरू हो जाती है उस कंट्री के अंदर। तो ये एक वेपन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, ये भी एक बात यहाँ पे आई है। तो उसे हम कहते हैं हवाना सिंड्रोम, जिसके कुछ जो है लक्षण ये है: हेडेक होना, नींद ना आना, डिप्रेशन में चले जाना, बैलेंस बनाने में खड़ा होना, याद रखने में प्रॉब्लम होना, देखने में कमी हो जाना, कंसंट्रेशन ना रखवा पाना, बॉडी के अंदर या हेड के अंदर वाइब्रेशन जैसा फील होना, कानों में दर्द होना। तो ये सब चीजें हैं। बाकी इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा कुछ नहीं पाया गया है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो देखने को मिले हैं इसके ऊपर, जो कि हमारे नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के जगह से ही मैंने लिया है। लास्ट आर्टिकल है हमारा आसम राइफल्स। आप सभी लोग जानते हैं आसम राइफल्स हमारी जो सीएपीएफ फोर्सेस है, 6 में से एक है। जैसे कि एक है सीआरपीएफ, एक है बीएसएफ, एक है सीआईएसएफ, एक है आईटीबीपी, और एक है एसएसबी। ये 5 है। उसके अलावा आसम राइफल जो कि सबसे पुरानी है, 1835 में बनी थी, ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई थी। उस समय इसका नाम कचर लेवी था, बाद में नाम चेंज करके आसम राइफल्स रखा गया। तो मणिपुर जो पुलिस है अभी, उन्होंने आसम राइफल्स के अगेंस्ट जो है आपराधिक मामले को दर्ज किया है। ठीक है, और ये जो पूरी आसम राइफल्स, इसका काम क्या होता है, म्यांमार के साथ जो हमारा पूरा बॉर्डर है, पूरा जो इलाका है नॉर्थ ईस्ट का, उसके आसपास के रीजन में पूरी प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करने की इनकी जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, तो ये असम राइफल्स का काम होता है। अब बात यह है कि भाई असम राइफल्स जो है उस समय बनाया इसलिए गया था ताकि नॉर्थ ईस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके म्यांमार और सारे रीजन की से। और उसके बाद से नाम इसका चेंज किया, इसमें साथ में और लुशई हिल्स, लखीमपुर खेरी,
नागा हिल सबको जोड़ दिया गया और बाद में चल के जो है आसम राइफल्स का नाम कचर लेवी से 1917 में चेंज कर दिया गया। इन्होंने जो है 2 वर्ल्ड वॉर में, हमारे 1962 का वॉर, बहुत सारी जगह पे काम किया है। श्रीलंका के साथ ऑपरेशन पवन में भी परफॉर्म किया है। पीस कीपिंग रोल आप पढ़ सकते हैं, शांति स्थापना के रूप में भी काम किया है। इनको खूब सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं, जैसे कि इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, इंडियन डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड। ये सारे अवार्ड से नवाजा जा चुका है। वर्ल्ड वॉर 2 में भी जापानीज के अगेंस्ट 1942 में जो है आसम राइफल्स ने बहुत सारे टास्क यहाँ पे परफॉर्म किए हैं। प्रॉब्लम क्या है, आसम राइफल्स का चक्कर ऐसा है कि वो 2 मिनिस्ट्री के अंडर आती है। एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंट्रोल है वो हमारी एमएचए गृह मंत्रालय देखता है, लेकिन ऑपरेशनल कंट्रोल यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री देखता है। जबकि बाकी जो हमारी सीएपीएफ है, जिसमें मैंने आपको 5 फोर्सेस के नाम लिखाए थे, ये सब गृह मंत्रालय एमएचए के अंडर आते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि भाई जो सैलरी और इनकी होगी ना वो एमएचए देगी, लेकिन कहाँ पोस्टिंग होगी, कहाँ से कहाँ को ट्रांसफर किया जाएगा, वो सब आर्मी डिसाइड करेगी। ठीक है, इनकी जितनी भी रैंक्स होती है, डीजी आईजी, ये सबके सब कुछ आर्मी ही यहाँ पर तय करती है, एमएचए नहीं देखती है। यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं इंडियन आर्मी के, जो इस पूरी फोर्स को संभालते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इनको आर्मी जैसे बेनिफिट्स नहीं मिलते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई रक्षा मंत्रालय के पास जितने भी आर्मी और डिफेंस के जितने भी हैं, उन सबको बहुत बेटर सैलरी और अलाउंसेस और पेंशन दिए जाते हैं, जबकि यहाँ पे नहीं होते हैं। सीएपीएफ के लोगों को सैलरी जो है वो कम मिलती है, क्योंकि वो होम अफेयर्स के अंडर आते हैं। ठीक है, और जबकि आर्मी का यहाँ पर 35 में रिटायर हो जाते हैं, जबकि इनकी रिटायरमेंट एज जो सीएपीएफ की है वो 60 ईयर्स होती है। तभी लोगों में सीएपीएफ में जाने का क्रेज कम है, आर्मी में जाने का क्रेज ज्यादा रहता है। साथ ही साथ प्रमोशन में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं मिलती है इस पूरे करियर के अंदर। ठीक है, इनको जो है एक तरीके से 1 रैंक 1 पेंशन का सिस्टम चल रहा है, और आर्मी में ग्रोथ करियर ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा बढ़िया मिलता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बीच में खींचातान लगी रहती है, जो मैंने आपको बताई था अभी। ठीक है, सेना ऐसा कहती है कि भाई आसम राइफल्स ने सेना के साथ समन्वय में अच्छा काम किया है, और सशस्त्र बलों को और अपनी मूल शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अच्छा काम यहाँ पर उन्होंने करा है। ठीक है, और आगे इनका कहना है कि अन्य जो बाकी के सशस्त्र सीमा बल के काम करने वाले हैं, जैसे कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, इन सब ने बल को भ्रमित करा है और भारतीय सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करी है। मतलब ऐसा एक तरीके से कहना है। तो वही बात है कि सबका ध्यान में रखते हुए इन्हें जो है राइट आर्म ऑफ सिविल सिविल एंड लेफ्ट आर्म ऑफ मिलिट्री के रूप में जाना जाता है। ठीक है भाई, लास्ट आज के हमारे क्वेश्चंस। यूएन का पॉपुलेशन फंड, जो कि यहाँ पर पॉपुलेशन से जुड़ी हुई सारी रिपोर्ट्स को रिलीज करती है, 1968 में बनी थी, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर्स है, जो कि डेटा यहाँ पे निकालती है कि भाई किसकी पॉपुलेशन कितनी ज्यादा कहाँ पे बड़ी है, तो उस हिसाब से ये काम देखती है। ठीक है, तो बस इसमें स्टेटमेंट में यहाँ पर डायरेक्टली वर्ड जो है वो गलत है। प्राथमिक आंकड़ों का प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं है, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये पूरा बनाने में हेल्प करती है, ताकि बाकी जो सर्वे आए होते हैं उनके हेल्प से ये सारा कुछ तैयार करती है। तो डायरेक्टली वर्ड गलत है, हाँ इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन, ये सही बात है। बाकी सारी स्टेटमेंट सही लिखी हुई है। यूएन की पॉपुलेशन फंड है, जो कि पूरा पॉपुलेशन कंट्री वाइज बताती है। लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का, मेलानिन। मेलानिन आप जानते हैं, जो हमारी बॉडी में कलर होता है, हमारी हेयर का, आई का, स्किन का, ये वही सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को कलर देती है। और ये जो है हमारी बॉडी में हार्मफुल यूवी रेस को एब्जॉर्ब करती है, सन डैमेज से बचाती है। ठीक है, सन डैमेज से बचाने का काम करती है। तो मेलानिन एक तरीके से सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी को कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है भाई, ये आप देखो यहाँ पर हमारी बॉडी को कि जो बहुत सारी लेयर्स होती हैं उन सब में कलर्स देने का ये काम करता है। ठीक है भाई, इसको कहते हैं हम मेलानिन। तो ये कुछ स्टेटमेंट थी, ये सब कुछ बातें थी जो आपको दिमाग में रखनी है। अपना ये वाला कंप्लीट कर लेना, लिख लेना इन सारी बातों को। ये सारे फैक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है भाई, बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, काम करते रहिए।